इंडिया होस्ट करने जा रहा है भारत स्टील समिट 2026। इस इवेंट में भारत अपने स्टील सेक्टर को शोकेस करेगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करेगा। इस इवेंट में बड़े बड़े पॉलिसी मेकर्स और इंडस्ट्री लीडर्स शामिल होंगे, जो भारत को स्टील हब बनाने की दिशा में एक बेहतरीन कदम साबित होगा। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे भारत स्टील समिट 2026 की और देखेंगे आजादी के समय से लेकर के आज तक भारत की स्टील यात्रा कैसी रही है। तो लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, एक एक पॉइंट पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। और जो भी साथी दोस्त यहां इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन हमें बहुत ज्यादा हौसला देते हैं। तो दोस्तों, अभी एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है अप्रैल में, और अप्रैल में तारीख याद रख लीजिएगा, 16-17 अप्रैल को। अब ये इवेंट का नाम क्या है? भारत स्टील 2026। इवेंट के नाम से आप सबको समझ में आ जा रहा होगा कि यहां पर भारत के स्टील सेक्टर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हालांकि वो बात अलग है कि यहां पे पूरी दुनिया से पॉलिसी मेकर्स आएंगे, पूरी दुनिया के पॉलिसी मेकर्स आएंगे भाई साहब, और पूरी दुनिया के इंडस्ट्री लीडर शामिल होने वाले हैं। पूरी दुनिया के स्टार्टअप किए हुए लोग शामिल होने वाले हैं, जो कि स्टार्टअप किए हैं, जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, या फिर छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स भी आप लोग यहां पे देखोगे। यानी कि यहां पे पॉलिसी मेकर्स आएंगे अपने अपने देशों की पॉलिसी डिस्कस करने के लिए, जो स्टार्टअप्स वाले आएंगे अपने अपने आइडियाज को शेयर करने के लिए, उसके बाद इंडस्ट्री लीडर्स आएंगे अपने अपने रूल रेगुलेशन या फिर प्रोसेस का, प्रोडक्शन का, सेल का, मार्केटिंग का, हर तरीके के मेथड को डिस्कस करने के लिए। ये इवेंट पूरी दुनिया में स्टील सेक्टर को बहुत ज्यादा पहचान दिलाने वाला इवेंट है, और भारत में हो रहा है तो नो डाउट भारत के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है बच्चे, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे लीडर्स कौन कौन से सेक्टर से आएंगे। स्टील इंडस्ट्री के लीडर्स आएंगे, जाहिर सी बात है। जैसे भारत की बात कर लेते हैं, सेल है, सेल जो है SAIL, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। इस तरीके की बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे शामिल होने वाली हैं। टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां जो कि स्टील इंडस्ट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रही हैं, रोबोटिक्स का इस्तेमाल कर रही हैं, बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल कर रही हैं, वो सारी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे आएंगी। माइनिंग सेक्टर, आप सभी को पता है स्टील डायरेक्टली तो निकलता नहीं है, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, और तमाम तरीके के जो मिनरल्स हैं, आयरन हो गया, उनसे बनाया जाता है मिक्स करके स्टील। तो माइनिंग सेक्टर की भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे आएंगी। ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन भी यहाँ पे आएंगे। ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाली बिजनेस है, कॉर्पोरेशन है, वो यहाँ पर आएंगे। और रीजन एक ही है, टू पोजीशन इंडिया एज अ ग्लोबल लीडर इन सस्टेनेबल स्टील प्रोडक्शन। यानी भारत ने इकलौता एक ही विजन रखा है कि इंडिया को स्टील हब बनाना है। ठीक है बच्चे, चलिए, और इसी कदम में सारे की सारी कोशिशें भारत के द्वारा की जा रही हैं। अब देखिए, भारत स्टील 2026 मैटर क्यों करता है भारत के लिए? ऐसी क्या बात है कि यहां पर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है? तो बच्चों, इंडिया इज अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर्स। यानी कि अगर हम टॉप 2 की बात कर लेते हैं तो चाइना, ठीक है बच्चे, चाइना आप लोग देखोगे नंबर 1 पे स्टील प्रोडक्शन में, चाइना नंबर 1 पे दिखाई देगा, और हमारा प्यारा भारत फिलहाल सेकेंड रैंक पर है। अब यहां पे इस इवेंट में पूरी कोशिश की जाएगी कि स्टील सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिले, ज्यादा से ज्यादा नई नई टेक्नोलॉजी को निजात किया जाए, खोजा जाए, ढूंढा जाए, और लोगों के सामने लेकर के आया जाए, जिससे कि स्टील इंडस्ट्री भारत की काफी ज्यादा ग्रो होगी। तो देखिए बच्चों, भारत सेकंड रैंक पे आप लोगों को दिखाई देगा, और भारत पूरी कोशिश करेगा ग्लोबल स्टील हब बनने की। यानी कि जिसको भी स्टील में इन्वेस्टमेंट करना है, उसकी पहली चॉइस भारत ही होनी चाहिए। दूसरा, भारत यहां पे क्या फोकस करेगा कि जब हम स्टील का प्रोडक्शन करते हैं तो कार्बन बहुत ज्यादा निकलता है। तो अब हम लोग जब स्टील की प्रोडक्शन करेंगे ना, तो ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, ताकि लो कार्बन निकले, यानी कि बहुत ही कम कार्बन निकले। इस तरीके की टेक्नोलॉजी के ऊपर भी इस इवेंट में डिस्कशन किया जाएगा, और ग्रीन स्टील टेक्नोलॉजी बनाई जाए। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे रॉ मटेरियल के लिए पार्टनरशिप की जाएगी। यानी कि बहुत सारे देश ऐसे हैं रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा स्टील, तो जिन
है और भी जो मैग्नीस वगैरह जो भी लगता है स्टील बनाने में, वो अलग अलग देशों के पास अलग अलग रॉ मटेरियल है, वो सब पार्टनरशिप करेंगे यहाँ पे ताकि स्टील का प्रोडक्शन सभी मिलके कर सकें। और इसमें आप लोग देखोगे कि स्टील सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कहाँ करता है। स्टील क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि स्टील जो है बच्चे आज की डेट में बेसिक इंडस्ट्री है। हालांकि बेसिक इंडस्ट्री हम लोग आयरन को मानते हैं, क्योंकि आयरन से सारी सारी मशीनें बनाई जाती हैं और वही मशीनें इस्तेमाल होती हैं आगे चल के किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में। लेकिन आप यहां पे देखोगे आज की डेट में जो स्टील है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्तेमाल हो रहा है। बड़े बड़े ब्रिज हो गए, बड़े बड़े बिल्डिंग हो गए, वहां पे इस्तेमाल हो रहा है। जो इलेक्ट्रिसिटी के डैम वगैरह बनाए जा रहे हैं वहां पे स्टील बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद आप लोग देखो अर्बनाइजेशन जितना भी किया जा रहा है उसमें बड़ी बड़ी मशीनें बनाई जा रही हैं स्टील के माध्यम से। और जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है हमारे स्टील सेक्टर के द्वारा। ठीक है बच्चे, तो स्टील मैटर कर रहा है भारत के लिए क्या पूरी दुनिया के लिए। इसी वजह से भारत स्टील 2026 भी हमारे लिए मैटर करेगा, क्योंकि इंडिया यहाँ पे कौन कौन से कदम उठाएगा, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज रखेगा सबके सामने, बहुत बड़ी बात है। ठीक है बच्चे, चलिए अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कुछ टॉप 10 कंट्रीज जो कि स्टील के प्रोडक्शन में कहां कहां पे हैं। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि भारत क्यों ज्यादा लगा हुआ है अपने स्टील सेक्टर को आगे बढ़ाने में। ठीक है बच्चे, याद रखेगा ये ग्लोबल स्टील प्रोडक्शन 2025 की में पूरा का पूरा चार्ट आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है बच्चे, चलिए आप देखोगे कि कितना आप लोग देखोगे 10 देश होगा तो चाइना आपको दिखाई देगा टॉप में। चाइना आपको दिखाई देगा टॉप में कितना 960.8 960.8 ठीक है मैट्रिक टन का ये स्टील प्रोडक्शन करता है। उसके बाद भारत की बात कर लेते हैं तो भारत 164.9 मैट्रिक टन का स्टील प्रोडक्शन करता है। उसके बाद आप लोग देखोगे यूएसए आ जाता है भारत के नीचे। ठीक है 82 का मैट्रिक टन का। जापान देखोगे 80, रशिया 67, साउथ कोरिया 61, टर्की आपको 38 दिखाई देगा, जर्मनी आपको 34 दिखाई देगा, ब्राजील आपको 33, ईरान आपको 31.8 और यूक्रेन आपको दिखाई देगा 7.41। अब देखिए नो डाउट चाइना जो है टॉप पे चल रहा है, ये हमको समझ में आ रहा है। और अभी तो मैं 2025 की बात बता रहा हूं, अभी जो मैं आज देख रहा था ना जो रिसेंट, वो आपका तकरीबन 1000 आ चुका है, 1005 आ चुका है मैट्रिक टन आप लोग देखोगे। ठीक है, ये चाइना का आ चुका है अभी, यानी कि चाइना बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है स्टील सेक्टर के क्षेत्र में। ठीक है बच्चे, और भारत भी बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है आगे बढ़ने की। हालांकि भारत कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए चाइना की जो पिछली प्रोडक्शन थी ना -4.4% थी और भारत की प्रोडक्शन जो थी पिछली प्लस में थी, यानी कि 10.4% प्लस में थी। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आप लोग देखोगे कि भारत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और आने वाले समय और भी ज्यादा यहाँ पे भारत आपको इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा। चलिए अब हम जो थोड़ा भारत का स्टेट वाइज देख लेते हैं। स्टेट वाइज में उड़ीसा आपको दिखाई देगा भाई साहब, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील उड़ीसा दिखाई देगा। उसके बाद आपको दिखाई देगा छत्तीसगढ़, उसके बाद आपको दिखाई देगा झारखंड। ठीक है बच्चे, उसके बाद आपको दिखाई देगा कर्नाटका दिखाई देगा, महाराष्ट्र दिखाई देगा। ठीक है, ये तमाम जो स्टेट्स हैं ये टोटल मिलके 156 मिलियन टन का प्रोडक्शन करते हैं, जिसमें से आपको मैंने पूरा यहाँ पे बता दिया। बंगाल भी 5 टन का आप लोगों को दिखाई दे देगा, गुजरात भी 8 टन का दिखाई देगा, उत्तर प्रदेश भी 3 टन का दिखाई देगा, राजस्थान 0.5 टन का दिखाई दे देगा। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रखना। तो ये आपको तमाम डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बता दिया, जिसमें आपको दिखाई देगा कि उड़ीसा सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है स्टील का। आंध्रा भी आपको दिखाई देगा 6 टन, 2 टन, तेलंगाना, तमिलनाडु 6 टन। ये तमाम तरीके के आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देगी, जो आपको जब एग्जाम में आंसर फेस करोगे तो आंसर लिखोगे तो ये छोटे 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 इंफॉर्मेशन आप लोगों से पूछी जाती हैं। ये छोटी छोटी मगर बहुत मोटी मोटी बातें होती हैं बच्चों। ठीक है, और मैं बार बार बता रहा हूं कॉपी कलम निकाल करके नोट्स बनाते रहिए, ये नोट्स आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए अब देख लेते हैं स्टील आखिर है क्या। हम सभी को पता स्टील क्या है। स्टील बहुत सारे धातुओं को मिला करके, बहुत सारे धातुओं को मिला करके एक मटेरियल बना दिया जाता है, जिसमें मैग्नीज होता है, क्रोमियम होता है, वेनेडियम होता है, टंगस्टन होता है। ये तमाम तरीके की जो धातुओं को मिलाकर के बनाया जाता है। प्रोसेस की बात कर लेते हैं तो जमीन में से पहले आयरन ओर निकाला जाता है, उससे हम लोग प्रोसेस करते हैं तो आयरन बनता है, फिर कार्बन कार्बन की हेल्प से यहाँ पे हम लोग स्टील बना देते हैं। ये सारी की सारी जो मटेरियल है इनका इस्तेमाल करके। ठीक है बच्चे, तो स्टील नेचुरली नहीं निकलता है, स्टील की प्रोडक्शन की जाती है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं भारत में स्टील का प्रोडक्शन कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही हैं।
तो सबसे पहले आप लोग क्या देखोगे, स्टील का महारथी, स्टील का महारथी कर्ण की बात कर रहा हूं, अर्जुन की बात कर रहा हूं, कृष्ण की बात कर रहा हूं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिस्को। टिस्को आज की डेट में टिस्को, ठीक है बच्चों, आज की डेट में इसको हम लोग टाटा स्टील के नाम से जानते हैं। इसका स्टैब्लिशमेंट 1907 में किया गया था जमशेदजी टाटा। हालांकि वो बात अलग है, जमशेदजी टाटा पिताजी हैं और इनके बेटे दोराबजी टाटा थे। दोराबजी टाटा ने किया था, नो डाउट, लेकिन उस वक्त इस कंपनी के मालिक कौन थे, जमशेदजी टाटा। इस वजह से हम लोग जमशेदजी टाटा का नाम लिखते हैं, याद रखना। लेकिन अगर पूछा गया कि आपसे एग्जाम में कि किसने किसने इसको प्रोडक्शन किया था, यानी किसने स्टैब्लिश किया था, तो आप लोग याद रखना दोराबजी टाटा का नाम लिखोगे, ठीक है बच्चे, दोराबजी टाटा का नाम आप लोग लिखोगे, ठीक है, याद रखना दोराबजी टाटा। और ये किनके बेटे हैं, तो जमशेदजी टाटा के बेटे हैं। इन्होंने जमशेदपुर में अपना स्टील प्लांट लगाया था पहली बार, ठीक है बच्चे, और वहीं से ये पूरी पूरी यात्रा शुरू हो चुकी है भारत के स्टील की। उसके बाद आप देखोगे इसको देखोगे, ठीक है, जैसे किसको है वैसे आप इसको देखोगे। ये आपको बर्नपुर में दिखाई देगा, बर्नपुर में दिखाई देगा, और ये सब्सिडियरी है, यानी कि एक बड़ी कंपनी स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड का ही एक पार्ट है, यानी कि सब्सिडियरी है, याद रखेगा आप लोग, क्लियर है पॉइंट। और इसको बनाया गया था कब, 1979 में बनाया गया था। तो ये बड़ी बड़ी ऐसे मेजर कंपनियां हैं जिनके बारे में आप लोगों से एग्जाम से न जाने कितनी बार ही पूछा जा चुका है। अब देखते हैं यहां पे एक बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर के प्लांट की हम बात कर लेते हैं, ठीक है बच्चे। जैसे ही हमारी पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 ईयर प्लान हम लोगों ने शुरू कर दिए 1951 से, उसके बाद जब हम सेकेंड 5 ईयर प्लान में एंटर होते हैं तो हमको यह समझ में आ जाता है, हालांकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ही हमको समझ में आ गया था कि भैया इंडस्ट्री जरूरी है, इंडस्ट्री जरूरी है, बिना इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अरे भैया किसान अगर खेतों में काम कर रहा है तो वो भी तो औजार ही इस्तेमाल कर रहा है, तो वो औजार भी तो इंडस्ट्री में ही बन रहा है। तो जब तक इंडस्ट्री डेवलप नहीं होगी, तो इंडस्ट्री डेवलप होगी तो ही उसमें औजार बनेगा और उस औजार का इस्तेमाल करके आगे हमारी इकोनॉमी चलेगी। अब घरों में जो सिलाई मशीन चला करके जो महिलाएं कपड़े सिल करके अपना रोजी रोटी चला रही है, वो मशीन भी तो इंडस्ट्री में बनी है ना। यानी कि सबसे ज्यादा हमको इंडस्ट्री डेवलप करने की जरूरत पड़ेगी। और इंडस्ट्री में कौन सी इंडस्ट्री, तो स्टील इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री, क्योंकि ये बेसिक इंडस्ट्री होती हैं, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री में मशीनें काम आती हैं और ये मशीनें आयरन और स्टील से ही बनती हैं। तो बेसिक इंडस्ट्री को मजबूत कर लीजिएगा तो जाहिर सी बात है आपकी पूरी इकोनॉमी तंदुरुस्त हो जाएगी। तो यहां पे देखिए अलग अलग तरीके की 4 हम लोगों ने बड़ी बड़ी कंपनियां स्टार्ट की, बड़े बड़े प्लांट स्टार्ट किए। तो उस टाइम पे देखिए मैंने क्या बताया आपको, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमें समझ में आ गया था, लेकिन सेकंड 5 ईयर प्लान में हम लोगों ने क्या किया, इनको अपनाना शुरू कर दिया, ठीक है बच्चे, याद रखना सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने इनको अपनाना शुरू कर दिया। तो आप लोग देखोगे कि दुर्गापुर यानी कि वेस्ट बंगाल की मैं बात कर रहा हूं, दुर्गापुर में यूनाइटेड किंगडम यानी यूके की हेल्प से हम लोगों ने एक स्टील प्लांट लगाया, ठीक है, दुर्गापुर स्टील प्लांट हम लोगों ने लगाया 1956 में यूके की हेल्प से। राउरकेला यानी कि उड़ीसा की बात कर लेते हैं, राउरकेला यानी कि उड़ीसा की बात कर लेते हैं, तो जर्मनी की हेल्प से हम लोगों ने राउरकेला में 1961 में स्टील प्लांट लगाया। उसके बाद भिलाई की बात कर लेते हैं, यानी कि छत्तीसगढ़ 1967 में सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर यानी कि रशिया की हेल्प से हम लोगों ने यहाँ पे स्टील प्लांट लगाया। बोकारो की बात कर लेते हैं, यानी कि आज का झारखंड, तो 1964 में ये भी रशिया की हेल्प से हम लोगों ने स्टील प्लांट लगाया। ये 4 स्टील प्लांट आप लोगों को दिखाई देंगी। और बोकारो को आज की डेट में हम लोग स्टील सिटी के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टील का प्रोडक्शन होता है। तो स्टील सिटी ऑफ इंडिया बोकारो को हम लोग कहते हैं, ठीक है बच्चे, याद रखना। तो आप यहाँ पे देखोगे बोकारो हो गया, भिलाई हो गया, राउरकेला हो गया, और यहाँ पे आपको दुर्गापुर दिखाई देगा। ये चारों के चारों एरिया आपको यहीं पे दिखाई देंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो पूरी की पूरी बेल्ट है वेस्ट बंगाल और झारखंड साइड वाली, यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा बच्चों, आयरन ओर, यानी कि आयरन बहुत बड़ी मात्रा में दिखाई देगा, तभी यहाँ पूरे के पूरे प्लांट लगाए गए हैं। क्लियर है पॉइंट बच्चों, याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब आप लोग देखेंगे कि आजादी के बाद का भी कुछ मैं आपको चीजें बता दूं। जब आजादी के बाद, ये तो चलो हमने सेकंड 5 ईयर प्लान में शुरू किया है ना, आइडिया आया, तो ये आइडिया हमको आया कहां से, आजादी के बाद स्टील की क्या दशा थी ये देख लेते हैं। 1954 में हम लोगों ने हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना की, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना की, ठीक है। और हमने सोचा कि भाई भारत में जितना भी छोटे छोटे स्टील प्लांट्स हैं तो उनकी ये मैनेजमेंट करेगा।
और हम लोगों ने आगे चल के इसे ही हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड को अथॉरिटी बनाया। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है बच्चे, कि ये पूरे स्टील सेक्टर को रेगुलेट करेगा। तो आप देखोगे कि ये मैनेज करेगा भिलाई को, राउरकेला को, दुर्गापुर को, और ये अलॉय स्टील प्लांट जितने भी हैं भारत में सभी को मैनेज करेगा। क्लियर है पॉइंट बच्चे, याद रखना। अब ये हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड को आगे चल के जब मैंने क्या बता अथॉरिटी बना दिया गया, यानी कि पूरा लीड करेगा। तो लीड कब से करना शुरू करेगा? 1973 से। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड को बदल दिया गया किसमें? सेल। सेल आप लोगों ने सुना होगा कंपनी, 1973 में स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। और ये जो सेल था ये क्या करता था? मैनेज करता था, मैनेज करता था, खुद उत्पादन नहीं करता था। लेकिन इसका रिस्ट्रक्चरिंग किया गया, यानी कि इसके काम को थोड़ा सा और बदला गया कि भाई बेटा अब तू ये प्रोडक्शन भी करेगा, स्टील को मैनेज करने के अलावा प्रोडक्शन भी करेगा। यानी कि 1978 में आप लोग क्या देखोगे कि सेल रिस्ट्रक्चर्ड एट ऑपरेटिंग कंपनी, यानी कि भैया आप ये पूरा मैनेज तो करोगे ही करोगे, साथ में प्रोडक्शन भी करोगे। ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है बच्चे, चलिए तो ये आप लोग देखोगे किस तरीके से SAIL बना। आज की डेट का भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर कंपनी है स्टील के मैटर में SAIL। और जिस तरीके से RBI पूरे बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है, इंश्योरेंस सेक्टर को IRDAI रेगुलेट करता है, उसी तरीके से आप देखोगे SAIL पूरे स्टील सेक्टर को रेगुलेट करता है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया स्टील प्रोडक्शन का जो एक लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं, यानी कि कितना ज्यादा इंडिया स्टील प्रोडक्शन करता है। सबसे पहले देखोगे, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील है हमारा प्यारा भारत। उसके बाद आप देखोगे क्रूड ऑयल, क्रूड नॉट क्रूड ऑयल, क्रूड स्टील प्रोडक्शन, यानी कि कच्चा स्टील। कच्चा स्टील, ठीक है बच्चों, कच्चा स्टील क्या होता है पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। कच्चा स्टील होता है जिसको किसी शेप में नहीं डाला गया है, यानी वो बना के अनशेप्ड रखा हुआ है। अब उसको हम लोग प्रोसेस करेंगे, शेप में लेकर के आएंगे। तो जो कच्चा स्टील है ना, वो हमारा 144.30 मिलियन टन आप लोग देखोगे प्रोडक्शन होती है भारत में। 144.30 मिलियन टन कच्चा स्टील की प्रोडक्शन होती है। अभी हम लोगों ने इसे किसी औजार नहीं बनाया है इससे। उसके बाद आप देखोगे टोटल क्रूड स्टील कैपेसिटी, कैपेसिटी की बात करते हैं 179.51 मैट्रिक टन। तो सर ये भी क्रूड ऑयल की बात कर रहे हो, ये भी क्रूड ऑयल की, मतलब क्या है? तो देखिए बच्चे, कैपेसिटी अलग होती है और एक्चुअल प्रोडक्शन अलग होता है। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि मैं रनिंग कर सकता हूं 12 किलोमीटर लगातार, ये मेरी कैपेसिटी है। लेकिन मैं कभी बीमार हो गया, या कभी बारिश आ गई, या कभी कुछ भी हो गया, तो करके मैं एक्चुअल नहीं भाग पाता हूं इतना, एवरेज 6-7 किलोमीटर ही भाग पाता हूं। वैसे ही यहाँ पे स्टील प्रोडक्शन में कभी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम आ गई, कभी हड़ताल हो गए, कभी मौसम साथ नहीं दे रहा है, कभी कोई प्रोजेक्ट बहुत डिले हो गया है, तो एक्चुअल प्रोडक्शन अलग होती है और कैपेसिटी अलग होती है। तो यहाँ पे कैपेसिटी तो है 179.51 मैट्रिक टन की, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे क्रूड ऑयल की जो प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन, तो ये कैपेबिलिटी है और ये प्रोडक्शन है 144.30 की। अब देख लेते हैं प्रोडक्शन किस चीज की, स्टील के सामानों की प्रोडक्शन, यानी कि फिनिश्ड प्रोडक्शन। मैंने क्या बताया, कच्चा स्टील जो है अभी रखा हुआ है, स्टील में पूरा बना बुना कर रखा हुआ है, उससे अभी हम लोगों ने चाकू नहीं बनाया, बर्तन नहीं बनाए, मशीनें नहीं बनाई। अब चाकू बनेंगे, बर्तन बनेंगे, मशीनें बनेंगी, तमाम तरीके की चीजें बनाई जाएंगी। तो फिनिश्ड फिनिश्ड स्टील प्रोडक्शन आप लोग देखोगे 138.83 मैट्रिक टन। ठीक है, 138.83 मैट्रिक टन। क्लियर पॉइंट बच्चों? यानी कि जब कच्चा स्टील है उसको आप प्रोडक्शन करोगे तो स्टील बर्बाद होता ही है ना, यानी कि थोड़ा बहुत घिसेगा, कटेगा, तो स्टील का लॉस भी होता है। तो एक्चुअल फिनिश्ड स्टील प्रोडक्शन की बात करें तो 138.83 मैट्रिक टन हम लोग प्रोडक्शन करते हैं फिनिश्ड स्टील की। क्लियर पॉइंट बच्चों? और अगर ग्रोथ की बात कर लेते हैं तो 6.5% का ग्रोथ हमारा दिखाया गया है 2024-25 का पूरा स्टैटिस्टिक्स के अनुसार। तो यहाँ पे आप लोग क्या देखोगे बच्चे कि स्टील का अच्छा खासा भविष्य हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ठीक है बच्चे, चलिए अब ये एक मैप है, मैं आप लोगों को बताता हूं स्टील सेक्टर ऑफ इंडिया में क्या क्या चीजें हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हम लोग हैं स्टील के मामले में। चार चीजें मैं आपको बता ही चुका था, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, बनपुर वेस्ट बंगाल, जमशेदपुर झारखंड, राउरकेला उड़ीसा, बोकारो झारखंड, ये सब मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रख लेना।
अब आप लोग यहां पे क्या देखोगे कि जो 1907 से 18 तक एक प्रोसेस आया कि हम लोगों ने प्रोडक्शन ऑफ स्टील स्टार्ट किया था, प्लांट लगाए। उसके बाद 1954 से 1952 के बीच में देखोगे कि हमने स्टील की प्लांट लगाए, मिल लगाई ताकि स्टील हम लोग बना सकें। उसके बाद 1993 से 2014 के बीच में, 1991 में हम लोगों ने क्या अपनाया था, 1991 में हम लोगों ने क्या अपनाया था, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज अपनाई थी ना, जिसमें आप लोग देखोगे कि हमने ग्लोबलाइजेशन अपनाया था, आपको याद होगा, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन अपनाया था। हालांकि हम लोगों ने अपनाई तो तीन चीजें थी, ग्लोबलाइजेशन अपनाई थी, लिबरलाइजेशन अपनाई थी, प्राइवेटाइजेशन अपनाई थी। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ था कि हमने अपनी अर्थव्यवस्था के रास्ते के दरवाजे खोल दिए थे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए। तो यहां पे आप देखोगे इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो भारत में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर चुके थे। तो 1993 से लेकर 2014 के बीच में फॉरेन प्लेयर्स बहुत सारे इस मार्केट में आ गए थे, और 2015 से लेकर के 2019 तक भारत ने इतना ज्यादा तरक्की कर लिया था कि सेकंड रैंक पर पहुंच चुका है आज स्टील की प्रोडक्शन में। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रखिएगा। अब उड़ीसा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद आप लोग झारखंड वगैरह सब कुछ देखोगे, सब मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं। भारत पूरी कोशिश कर रहा है कि रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से, यानी कि सोलर एनर्जी से प्लांट को ऑपरेट करे, या फिर ऐसा कोई टेक्नोलॉजी निकाले जिससे कि प्रदूषण बहुत ही ज्यादा कम हो, यानी कि ग्रीन प्रोडक्शन के क्षेत्र में भारत काम करना चाहता है और भारत आगे काम करता रहेगा। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा कंप्लीट सेक्शन, और आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और नोट्स बनाए होंगे, क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट आप लोगों को डिटेल में डिस्क्राइब किया है। तो दोस्तों इसी तरीके के और भी बेहतरीन लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तो तैयारी टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन हमें बहुत ज्यादा हौसला देते हैं। तो सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।